मैं अभी डॉक्टर उमर आदिल आपकी तरफ बढ़ता हूं और यकीनन जैसे हमीद साहब ने कहा कि आप खुद से भी बहुत काम करते रहे नूरजहां की जो मुख्तलिफ मौसीकी की कलेक्शन है उसको जमा करने में, तो थोड़ी सी उस हवाले से भी बात कीजिए। जो कलकत्ता का सफर था, आपने उस पर बड़ा एक खूबसूरत मजमून भी लिखा था, मुझे याद है, और उसका भी जिक्र कीजिए। और साथ में जो उनकी जो उन्होंने कहा कि उनका जो मकाम है कि वो वॉइस ऑफ द नेशन भी हैं और वो हमारी आवाज भी हैं और मुस्तकबिल की आवाज भी हैं, तो जरा उसके ऊपर रोशनी डालिए। मैं बिल्कुल रोशनी डालना चाहता हूं और मैं हमीद हारून साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अगर हम नूरजहां का पूरा काम देखें तो हमारे खित्ते की पिछली 7 नस्लों की जिंदगियों का जो बैकग्राउंड स्कोर है, यानी कि हम सब की जिंदगियों का जो पसे पर्दा मौसीकी है, वो सब मैडम के ही गीत, मैडम की ही गजलियात हैं। इन्होंने बहुत सारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जिक्र किया कि वी वर डीलिंग विद डिक्टेटरशिप एंड ऑल दैट, एंड नूरजहां वाज सिंगिंग हजूर वाला ऑन एवरी पर्सनल लेवल। हमने मोहब्बतें अगर की तो नूरजहां के गीतों की धुनों पे की। अगर हिजर का दुख सहा तो उन्हीं के गीत हमारा मदावा और हमारा मरहम बने। और उसके बाद जब वसल की खुशी मिली तो मुझे यकीन है कि नूरजहां के गीतों ने ऐन उस लम्हे को 2 चंद नहीं 100 चंद ज्यादा पुरलुत्फ बना दिया। मैडम हैज बीन दिस एब्सोल्यूट बेसिक थिंग, actually parts of our life, which made us enjoy each and every aspect. Every emotional content that we could have was actually made more meaningful, more understandable, and actually much more enjoyable with madam's singing and her songs. आपने अब जिक्र किया थोड़ा सा कलकत्ते का। हजूर वाला, मैं हमेशा ये समझता हूं कि कभी अगर किसी का असेंट देखना हो तो देखिए कि वो कहां पैदा हुआ और कहां पहुंचा। रजा, इस साल मुझे मौका मिला गर्मियों में, चूंकि फरागत बहुत थी कोरोना की वजह से, कि मैं जाके मैडम का घर तलाश करूं जहां इन्होंने जन्म लिया और जहां ये पली बढ़ी। आप यकीन कीजिए कि कोट मुराद खां इज अ सुबर्ब ऑफ कसूर, और उसकी एक छोटी सी गली के अंदर जो उनके कपड़ों के बाजार में से अंदर जाती है, उसके आखिरी सिरे पे वो घर आज तक कायम है जहां नूरजहां ने अपने बहनों भाइयों के साथ अपना बचपन गुजारा। और उसके साथ उनकी बड़ी बहन ईदन बाई का एक इमाम बारका भी है। हमीद हारून साहब ने उनका लाइफ टाइम वर्क जमा किया है। कल कला को इसे कहीं प्लेस भी करना पड़ेगा। क्या ही उम्दा हो कि आज 2 दिहाइयों के बाद, 20 वर्षों के बाद, वी शुड एक्चुअली ऑल डिसाइड टू डू समथिंग कॉन्क्रीट इन हर मेमोरी। लाहौर में कर लीजिए, कराची में कर लीजिए, दफना भी तो आपने उनको कराची दिया, कसूर में कर लीजिए, जहां भी कर लीजिए, भी देयर शुड बी एटलीस्ट 1 रूम डेडिकेटेड टू द नूरजहां आर्काइव्स। और अगर ये फैसला हो तो 10 साल फिर भी हम यही बातें कर रहे होंगे, हमें उनका ये गीत पसंद है, फला गीत पसंद है। तो रजा, इस पे जरा गौर कीजिए। हमीद साहब, लेट्स पास दिस रेजोल्यूशन दैट इन द नेक्स्ट 1 year we would all work towards the foundation and the building up of this particular museum that I'm talking about. It may be a very small thing. Umar, there's a rumor that Raza Rumi is coming up with a manifesto at the end of this program for the propagation of Noor Jahan, and we will. I thought I'll actually lay down, I would actually do a bit of background to that, so that when the manifesto is announced, it comes as our wish coming true, really, Raza. So इसी program में थोड़ा आपने हमें anecdote सुनाना था about Noor Jahan's years in Calcutta and you and her return to Lahore. कुछ तो आप हमें बताइए for that period, our younger listeners can get an understanding of this. बिल्कुल। क्या मुझे उनकी आखिरी बात समझ नहीं है? कलकत्ता के जमाने के एनेक्डोट थोड़े बताइए। अरे सर, उन्होंने तो खामोश फिल्मों में भी काम किया था। मलिका, जहां तक मलिका तरन्नुम नूरजहां का ताल्लुक है, मैं सोलंकी साहब ये बताऊं कि उन्होंने खामोश फिल्मों में कभी भी काम नहीं किया। ये मेरे अल्लाह की रजा थी कि जब फिल्म को जुबान मिली तो उससे 5 साल पहले 2 ऐसी खवातीन का जन्म होता है कि जिन्होंने इस बोलती हुई चीज को एक ऐसी मिराज पे पहुंचाना था। आप ये सोचिए कि मिड 20s में मलिका तरन्नुम नूरजहां पहले पैदा हुई और लता बाई मंगेशकर उनके बाद, और 14 जून 1931 को बड़े सगीर की फिल्म को आवाज मिल गई तो समझिए कि नगमा भी मिल गया और मुकालमा भी मिल गया। मैं कलकत्ते की बात सिर्फ थोड़ी सी यूं करूं कि यहाँ पे लाहौर में बहुत सारे टैलेंट स्काउट्स आते थे कलकत्ता के मदान स्टूडियो से, जिसके मालिक सेठ सुखलाल करनानी थे। इसलिए कि
करनानी साहब के दो चीजें थी, एक कुरिन्थियन थिएटर था और एक मदान स्टूडियो था। कुरिन्थियन थिएटर के अंदर पाटदार आवाजें, पेट और सीने की गायकी वाली हमेशा पंजाबी गुलकाराएं होती थी। और उस वक्त, जिस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूं, 1932 का, जबकि मैडम यहां से रवाना होकर कलकत्ते गई हैं, वहां पे जो रेनिंग क्वीन थी ऑफ द कुरिन्थियन थिएटर एंड मदान स्टूडियो, वो मुख्तार बेगम आगा हशर वाली थी। ये हमारी फरीदा खानम साहिबा हैं, उनकी बड़ी हमशीरा वहां पे मौजूद थी। और मुख्तार बेगम ने अपने पंजाब अंग की गायकी और पेट और सीने की गायकी से एक थाक बिठा दी थी। ये वो जमाना था जब कुरिन्थियन थिएटर के अंदर कोई माइक नहीं थे। जब वो अपनी आवाज, when she would throw her voice out, it could be easily heard by people sitting in the last row of the theater. बाहर तौर यहां से बहुत सारे जो टैलेंट स्काउट्स हैं, उन्होंने मैडम की आवाज को सुना। लाहौर का एक सिनेमा अभी तक मौजूद है अपनी इंटेक्ट हालत में, जिसका नाम पाकिस्तान टॉकीज है। हमीद साहब कभी उसकी तरफ भी तवज्जो कीजिए। वो 1907 से लेकर आज तक लाहौर का बना हुआ सबसे पहला सिनेमा और थिएटर है। बाहर तौर मैडम वहां फिल्मों के इंटरवल में गाती थी, और इंटरवल के दौरान जब टैलेंट स्काउट्स ने देखा कि ऐसी उम्दा आवाज है, तो मैडम के भाई लाला शफी को कहा कि भाई इन बच्चियों को क्यों नहीं आप कलकत्ता ले आते, क्योंकि फिल्म का बहुत बड़ा मरकज वही है। बाहर तौर कुछ उनको पता वगैरह दिया गया। फिर एक हावड़ा एक्सप्रेस होती थी जो पूरे बड़े सगीर से होती हुई वेस्ट बंगाल तक पहुंचती थी, जहां पे कलकत्ता है। मैडम के साथ उस हावड़ा एक्सप्रेस में जिन 3 लड़कियों ने उनका साथ दिया, उनमें एक तो उनकी बड़ी बहन ईदन बाई थी, और उसके अलावा मैडम की एक बहुत अच्छी एक उनकी कजन कह लीजिए, और वो भी उनके साथ ही गई थी। बाहर तौर ये लड़कियां वहां पहुंची, किसी तरह इन्होंने बीबी मुख्तार तक रसाई हासिल की। और मुख्तार बेगम को जुगनू बहुत अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि मुख्तार बेगम साहिबा की छोटी बहन उनकी हमसाई भी हैं और बहुत दोस्त भी हैं। और फरीदा खानम जैसे लाजवाब लोग अब कहाँ होंगे, हो ही नहीं सकते। बाहर तौर जुगनू जी, फरीदा खानम से पहले जब मैडम तशरीफ लाई हैं वहां पे मदान स्टूडियो में, तो उनकी आवाज सुनते ही मुख्तार बेगम ने उन्हें कहा कि इस लड़की को ले लो, ये थिएटर के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। और साथ ही अगले दिन सेठ सुखलाल करनानी के पास भेज दिया कि जी इसे इंडक्ट कर लीजिए। उस वक्त सेठ सुखलाल करनानी साहब के साथ उनकी मंजूर नजर और उनकी मिस्ट्रेस बैठी थी जहांरा कज्जन। और जहांरा कज्जन को सेठ साहब ने कहा कि ये देखो बाई कैसी लगती है लड़की। तो उन्होंने गौर से उनकी तरफ देखा और कहा कि ये तो नूरजहां है। उसकी वजह सिर्फ सिंपल सी रजा ये है कि उन्होंने कुछ साल पहले जहांरा कज्जन ने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम नूरजहां था, और वो साइलेंट मूवी थी। और तब वो जब काम कर रही थी तो वो इस नाम की मलिका हिंदुस्तान से इस कदर मुतासिर हुई कि उनकी नजर में हर बख्त वाली, दमकते हुई पेशानी वाली लड़की जो है वो नूरजहां ही थी। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद नूरजहां का नाम किसी और ने रखा। नूरजहां वाज रीनेम्ड इन कैलकाटा, व्हिच इज अ मेजर माइलस्टोन, एंड बाय जहांरा कज्जन इन द प्रेजेंस ऑफ सेठ सुखलाल करनानी। और उसके बाद पहली फिल्म हजूर वाला हमीद साहब, आप यकीन कीजिए कि बड़े सगीर में बनने वाली अव्वलीन पंजाबी फिल्म वेस्ट बंगाल में बनी। अब मैं समझता हूँ कि इट्स अ ग्रेट लिंग्विस्टिक टाई अप बिटवीन बंगाल एंड पंजाब, और उसका नाम था शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी। मैंने भी रिसेंटली रजा उसका पोस्टर हासिल किया, और देखने वाला पोस्टर है। ये देखिए, आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे जहांरा कज्जन को। इनको पहचानिए। जहांरा कज्जन was Sugan by Lakhnavi's daughter from an English आर्मी मैन। वो साफ नजर आता है कि इसमें अंग्रेज का ही नुत्फा है। ऐसी नाक और ऐसा रंग और करंजी आंखें और ऐसी गर्दन के सुना है जब पानी पीती थी तो एक एक घूंट नीचे जाता हुआ महसूस होता था। वो नस्लों के इख्तलात से ही पैदा हो सकता है। अगर काम सिर्फ बड़े सगीर के लोगों पे छोड़ दिया जाता तो ये रंगत और ये हुस्न नहीं होता।